इस समय नेपाल में नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर नेपाल की सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। जेन जी का मतलब है कि इस प्रोटेस्ट में जो भाग लेने वाले लोग हैं वो मोस्टली नेपाल की यूथ है या फिर नेपाल की जनता है। इसको जेन जी इसलिए कहा जा रहा है कि जेन जी का मतलब जो होता है कि जो नेटवर्क या फिर हम कहें इंटरनेट के ज़माने में जो पैदा हुए होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है जेन जी। तो इस प्रोटेस्ट के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जेन जी हैं। इसमें इसका प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि नेपाल के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 8 सितंबर 2025 से नेपाल के अंदर जो भी सोशल मीडिया ऐप इस समय चल रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बैन हो जाएंगी। यानी कि 8 सितंबर 2025 के बाद नेपाल में ये सोशल मीडिया ऐप चलने लायक नहीं रहेंगी और इस वजह से नेपाल का जो यूथ है या हम कहें जो जेन जी है उसको इससे बहुत बुरा लगा और ऐसी अफवाह फैली गई कि इसके बाद अब जो नया ऐप बनेगा या फिर जो भी चीज़ें बनेंगी उसमें सरकार का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर ऐसे ऐप पे सरकारों का कंट्रोल होता है तो जो सरकारें वही चीज़ आपको दिखाएंगी जो आपको दिखाना चाहते हैं। आप असलियत नहीं देख पाएंगे या फिर आप खुल के अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे सरकार के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और इसलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि ये जो बैन लगा हुआ है इसको कम्प्लीटली हटा दिया जाए। और इस समय नेपाल में और खासकर बात करें नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में इस समय मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से उसको जला दिया जा रहा है। जो नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली जी, उनके घर को भी जला दिया गया है। प्रोटेस्टर्स वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आपको याद हो तो ऐसा ही प्रोटेस्ट पिछले साल हमने देखा था बांग्लादेश में और ये प्रोटेस्ट इतना भीषण था कि इतना भीषण था कि बांग्लादेश की पूरी सत्ता चेंज हुई। बांग्लादेश जो एक हिसाब से या फिर कभी इंडिया के पक्ष में रहता था, जो इंडिया के साथ सहानुभूति रखता था, अब वो पूरी तरीके से इंडिया के खिलाफ हो गया और इतना ज़्यादा खिलाफ हो गया जितना तो पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। और वैसा ही कुछ चीज़ अब हम फिर से देख रहे हैं नेपाल के अंदर, यानी कि 2025 का अंत होते होते हम देख रहे हैं कि दो देशों के अंदर, एशिया के दो देशों के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से सत्ता का चेंज हो रहा है। और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा करवाया जा रहा है और कौन करवा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि नेपाल भारत का एक बहुत ही करीबी मित्र रहा है। नेपाल के जो सैनिक होते हैं, नेपाल के जो गोरखा होते हैं, वो इंडियन नेवी में अपनी सर्विसेज देते हैं। नेपाल और इंडिया के बीच में भाईचारे का रिलेशनशिप रहता है। हमारे बीच में कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, हम एक दूसरे के देश के अंदर आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो नेपाल और इंडिया के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले सालों से ये रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ाने शुरू हो गए थे, क्योंकि नेपाल के जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि इंडिया की जो टेरिटरी है, जिसे हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के नाम से जानते हैं, वो नेपाल क्लेम करने लगा। नेपाल ने कहा कि ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, जो कि अभी तक ऐसा कभी नहीं था। उसके बाद नेपाल ने अपना एक रिवाइज मैप सबके सामने प्रस्तुत किया और उसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपनी टेरिटरी के अंदर दिखाया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन दिए। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे नेपाल के अंदर किसी फॉरेन कंट्री का या फिर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ रहा है, जो धीरे धीरे उसे इंडिया से दूर करने की कोशिश कर रहा है। और इस समय उसी का हम एक बदला हुआ रूप देख रहे हैं। जो हमने बांग्लादेश में देखा, अब वही चीज़ें हम नेपाल में देख रहे हैं। नेपाल की स्थिति इतना ज़्यादा खराब है कि इस समय नेपाल में हर जगह तोड़फोड़ का माहौल है, जहां सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। कहीं भी कोई भी भीड़ अगर किसी चीज़ को वेंडलाइज करता हुआ दिख जाए तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार देने का आदेश दिया गया है। और अभी तक ऐसा अनुमान है या फिर सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे गोली मार के मार दिया गया है। कुछ लोग प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं और लगभग 400 लोग इस समय बुरी तरीके से घायल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। ये तो सरकारी डाटा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इस समय नेपाल की स्थिति डाउन हो चुकी है। अगर हम नेपाल का थोड़ा सा इतिहास की बात करें तो नेपाल में 1768 में एक डायनेस्टी शुरू हुई, जो शाह डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी और इसको पृथ्वी नारायण शाह ने स्टार्ट किया। और ये डायनेस्टी लगभग 2008 तक चली, लगभग 239 साल तक ये डायनेस्टी नेपाल में चलती है। और धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस होते हैं बीच बीच में, जैसे जैसे समय बदलता था तो उसमें उस डायनेस्टी के अंदर या फिर उसमें थोड़े चेंजेस हुए। जैसे कि पहले वो डायनेस्टी तो पूरी तरीके से मोनार्की थी, यानी कि वहाँ पे राजशाही था। फिर धीरे धीरे उस राजशाही को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया गया, यानी कि वहाँ पे राजशाही तो है, साथ ही साथ वहाँ पे संविधान का भी शासन है। लेकिन 2008 तक आते आते नेपाल में इतना ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो गया, मल्टी पार्टी फोरम उभर के आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सरकार का या फिर कहें वहाँ के राजतंत्र का विरोध किया। और वहाँ के जो अंतिम राजा हुए, जिनका नाम ज्ञानेंद्र शाह था, उनको फाइनली रिजाइन करना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और पूरी तरीके से नेपाल के अंदर मोनार्की खत्म हो गया, राजशाही खत्म होगा और नेपाल बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। नेपाल एक नया
डेमोक्रेटिक या फिर कहें लोकतंत्र पे बेस एक नया देश बन के आया। लेकिन उसके बाद 2023 में नेपाल के अंदर प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट देखने को मिले, यानी कि नेपाल के जो यूथ थे उन्होंने फिर से यह आह्वान किया कि हम नेपाल के अंदर राजशाही चाहते हैं, क्योंकि नेपाल में जब से लोकतंत्र आ गया है तो लोकतंत्र की वजह से नेपाल के अंदर बाहर के देशों का या फिर हम स्पेशली कहें चाइना का बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस बढ़ गया था। नेपाल के वो पार्ट जो चाइना की तरफ या चाइना के साथ लगते हैं, उनकी टेरिटरी को नेपाल अपने में उसको सबमर्ज करने लगा था, उस पर कैप्चर करने लगा था, इंक्रोचमेंट करने लगा था। तो इसलिए 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट इस्टेब्लिश हुआ, और उसी का ये कंटिन्यूएशन है जो हम इस समय देख रहे हैं, वो इसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें यह कहा गया कि हम नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक को हटा के फिर से राजतंत्र आना चाहते हैं, और ये राजतंत्र इसलिए प्रोवोक किया गया था क्योंकि उस जो हमने आपको बताया शाह डायनेस्टी के जो रूलर थे ज्ञानेंद्र, उनके द्वारा एक स्पीच में ऐसा बोला गया था, और उस वजह से ये प्रोटेस्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये प्रोटेस्ट अब इस समय बहुत ही ज़्यादा वायलेंट फिगर ले चुके हैं। इसके अंदर देखा जा रहा है कि मैसिव प्रोटेस्ट इस तरह से हो रहा है जिस तरह से बांग्लादेश में कभी हुआ था, और ये पूरी तरीके से एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर देते हैं। अगर एशिया में या फिर अगर कहें नेपाल के अंदर कोई एक ऐसा गवर्नमेंट बन जाता है जो इंडिया के खिलाफ है या फिर इंडिया को साथ देने वाला नहीं है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात होगी, क्योंकि इस समय हम बांग्लादेश की सिचुएशन से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर इसमें जो हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, या फिर हम ये कहें कि वहाँ के जो लोकल जनता है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है जो बांग्लादेश है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो भी इस समय मूवमेंटम चल रहा है वो पूरी तरीके से इंडिया के खिलाफ ही है। उसमें कई सारे अब आतंकवादी ग्रुप जो एक समय खत्म हो चुके थे अब वहाँ से फिर से पनप रहे हैं, वो फिर से अपना फॉर्मेशन ले रहे हैं, और कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वो इंडिया के खिलाफ ही एक्ट करेंगे। और इसमें अमेरिका या इसमें कहें कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान इसका फुल सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग बात होगी। अब एशिया का दूसरा देश नेपाल भी अगर इस स्थिति में पहुंच जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि नेपाल के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ, क्योंकि हम एक इंडियन है तो इसलिए हम जो भी चीज़ें देखेंगे हम इंडिया के इंटरेस्ट में देखेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को कोई भी हानि ना हो, हम हमेशा इसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नेपाल की सिचुएशन क्या है और इंडिया के ऊपर कैसे इसका इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।